Hello and welcome to all. Today we will start with Indian Economy PYQs series. This series will help you in two ways. Number one, by solving these PYQs, you will be able to develop MCQ aptitude, which will help you in real exam situations. Number two, while watching the explanation part, you will be able to revise your concepts simultaneously in a very thorough manner. Today our first question is, the balance of payments of a country is a systematic record of। किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन आया है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। क्या पूछा गया कि भाई ये है क्या, किस चीज़ का रिकॉर्ड है? और ऑप्शंस आर ए, ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ए ईयर। बी, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, उस साल उस कंट्री से जो भी गुड्स एक्सपोर्टेड हुए। सी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, देश की दो देशों की सरकारों के बीच में जो भी आर्थिक लेन देन हुआ है उस चीज़ से जुड़ा हुआ इसका रिकॉर्ड है। या फिर कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में जो भी पूंजी का संचलन हुआ है, क्या ये उस चीज़ का रिकॉर्ड है, ये पूछा गया। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज करें, फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अपने कंसेप्ट को रिकॉल करें कि आपने क्या पढ़ा था, क्या इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। देन मार्क योर आंसर समवेयर एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स आंसर एंड एनालिसिस पार्ट। इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, राइट। जो भी आयात और निर्यात के ट्रांजैक्शंस हैं किसी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ये पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली एक साल का लिया जाता है। उस एक साल के दौरान में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस हैं उन सब का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी की कैटेगरी में आता है। ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रिकॉर्ड है किस चीज़ का? टोटल ट्रांजैक्शंस का, किसी भी एक इकोनॉमी का बाहरी वर्ल्ड के साथ, जो भी एक देश के लोगों ने दूसरे देश के लोगों के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है किसी भी रूप में, चाहे वो कमोडिटीज़ का है, चाहे वो सर्विसेज का है, चाहे वो एसेट्स का है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, यूजुअली जो एक साल का होता है, तो उसके रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। इसमें यूजुअली दो टाइप के अकाउंट्स यूज होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। ये पॉइंट याद रखने की चीज़ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है पीओपी, तो जो भी मनी है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी कहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। अगर वो नेगेटिव है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मनी डिडक्ट हो जाएगी। इन केस अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतना पैसा ही नहीं है कि भाई वो उस पेमेंट को कर पाए, तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा, जो ऑलरेडी 1990s की सिचुएशन में हुआ था, दैट इज बीओपी क्राइसिस। इसमें हम पहले देखते हैं करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट भी एक रिकॉर्ड है किस चीज़ का? व्यापार का, तीन चीज़ों में व्यापार। किस चीज़ में व्यापार? नंबर एक, प्रोडक्ट्स में, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है किसी भी चीज़ का, सामान का, उससे रिलेटेड जो मामले हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस हैं। देन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज इधर से उधर हो रही हैं उनका रिकॉर्ड। सर्विसेज में दो टाइप की इनकम है, एक तो फैक्टर इनकम है जो आती है लैंड, लेबर और कैपिटल से, यानी इनके द्वारा जो भी इंटरनेशनल अर्निंग हुई है वो फैक्टर इनकम में आएगी। और एक आएगी नॉन फैक्टर इनकम, यानी जो भी सेल्स हुई है इस चीज़ की, शिपिंग की, बैंकिंग की, टूरिज्म की, ये सभी सर्विस प्रोडक्ट्स हैं। इनकी सेल से जो इनकम जनरेट हुई है वो नॉन फैक्टर इनकम में आएगी। बाकी ये दोनों सर्विसेज की कैटेगरी में गिने जाएंगे। देन एक थर्ड आता है ट्रेड इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या हैं? जो भी प्राइवेट रेमिटेंसेज हैं, यानी किसी एक देश के लोग, सपोज इंडिया के लोग बाहर किसी देश में, यूएस में, साउथ ईस्ट में, कहीं किसी भी कंट्री में या रीजन में काम कर रहे हैं,
वहाँ से वो जो रेवेन्यू अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को भेजते हैं, दैट कम्स अंडर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जिसको प्राइवेट रेमिटेंसेस भी बोलते हैं। और इस कैटेगरी में, करंट अकाउंट की कैटेगरी में 3 केसेस हम डिस्कस करते हैं। एक है करंट अकाउंट बैलेंस, किसको बोलेंगे? करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब है व्हेन रिसिप्ट्स मैच पेमेंट्स। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। इनविजिबल्स मतलब जो भी सर्विसेज, ट्रांसफर्स, इनकम की मूवमेंट हुई है 2 या 2 से अधिक कंट्रीज के बीच में, अगर ये मैच कर रहे हैं, जो भी रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं, वो मैच कर रही हैं, इक्वल हैं, तो उसको करंट अकाउंट बैलेंस की सिचुएशन बोलेंगे। और अगर एक कंट्री के पास पैसा ज़्यादा मीन्स आ रहा है, दैट इज़ एक कंट्री लेंडर है टू अदर कंट्रीज़ के लिए, उसको करंट अकाउंट सरप्लस की सिचुएशन भी बोलेंगे। डेफिसिट की सिचुएशन में कंट्री के पास पैसा कम हो जाता है, यानी उसको बोरो करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से, उस सिचुएशन में बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है, दैट इज़ डेफिसिट सिचुएशन। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट भी एक रिकॉर्ड है किस चीज़ का? जो भी ओवरसीज एसेट ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, यानी विदेशों में जो भी एसेट की ट्रांजैक्शन हुई है। अब एसेट क्या है? एसेट है कोई भी वे, यानी किसी भी रास्ते से, किसी भी जरिए जो वेल्थ है उसको होल्ड किया जाए, जैसे भाई कैश है, स्टॉक है, बॉन्ड है, गवर्नमेंट डेट है, ये सब एसेट्स हैं। अगर इनका जो भी ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, नंबर 2 एक्सटर्नल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल एड, किसी देश ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी दूसरे देश को दी है। इसमें भी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की सिचुएशन आती है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट किस चीज़ को बोलेंगे? जब कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो इक्वल हो। सरप्लस की सिचुएशन में कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होगा कैपिटल आउटफ्लो से। डेफिसिट की सिचुएशन में कैपिटल इनफ्लो कम होगा कैपिटल आउटफ्लो से। अब बात करते हैं कि भाई ये कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो है क्या। कैपिटल इनफ्लो है मतलब लोन्स फ्रॉम अब्रोड, यानी कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, एक देश में दूसरे देश से पैसा आ रहा है, यानी उस कैपिटल आ रही है। दैट इज सेल ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन एंटरप्राइजेस। ये रिकॉर्ड किया जाएगा एज क्रेडिट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ जुड़ गई है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से देखते हैं कि कोई भी फॉरेनर है, वो किसी इंडियन कंपनी में शेयर्स बाई करता है। सपोज एक अमेरिकन ने इंडियन कंपनी में शेयर बाई किए, तो वो जो एसेट है, शेयर इज एन एसेट, तो उसका ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और उसका ट्रांजैक्शन होने के बाद कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, देन दैट इज कैपिटल इनफ्लो। देन अनदर केस इज कैपिटल आउटफ्लो, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन्स, परचेज ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज। ये डेबिट के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर कोई इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में, सपोज ऑस्ट्रेलिया में, एक फूड कंपनी बाय कर रहा है, देन दैट इज, ये फूड कंपनी जो है ये किसका एसेट है? ऑस्ट्रेलिया का एसेट है, राइट। इंडियन इसको बाय कर रहा है, तो वो एक तरह से कैपिटल आउटफ्लो की कैटेगरी में आएगा, हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ रही है, यानी कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है। तो इस तरह से इसको समझ के हम डेफिसिट और सरप्लस को समझ सकते हैं, किस चीज़ में इनफ्लो हो रहा है, किस चीज़ में आउटफ्लो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स इन मैटर्स ऑफ नंबर 1 लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, नंबर 2 ब्रांच एक्सपेंशन, नंबर 3 मर्जर ऑफ बैंक्स, नंबर 4 वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। इस बारे में क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि भाई वो कमर्शियल बैंक्स को किन किन मामलों में रेगुलेट करता है, यानी एक टाइप से पूछा गया है आरबीआई के फंक्शंस क्या है, या दूसरे शब्दों में बोलें तो आरबीआई की पावर्स क्या है। ये मेन थीम है क्वेश्चन की जो पूछी गई है।
अगर आपने आरबीआई की पावर्स पढ़ी हैं तो आप जान पाएंगे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सही हैं, 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 इन सी। इस पॉइंट पे आप पॉज करें, खुद से इसको सोल्व करने की ट्राई करें, सोचें कंसेप्ट को, देन मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। इसका सही आंसर है डी, यानी ये सभी मैटर्स में आरबीआई किसको रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स को। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच को कैसे एक्सपेंड करना है, कब करना है, कितना करना है। मर्जर्स ऑफ बैंक का जो है एक बैंक का दूसरे बैंक में विलय होना, तो वो किस कंडीशन पे होगा, कितने बैंकों का होगा, कब होगा। बैंक को वाइंड अप करना यानी उस बैंक को समापन करना, उसको ख़त्म करना, ये चीज़ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शंस की। ये क्या है, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी का। कब इसको सेटअप किया गया था, 1935 में इसको सेटअप किया गया था एज ए प्राइवेट बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए इसको सेटअप किया गया था, कहाँ पे, कलकत्ता में। बाद में इसको बॉम्बे, जिसको अभी हम मुंबई बोलते हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। कब, 1937 में। शुरुआत में इसके सिर्फ दो मेन फंक्शन थे, क्या क्या थे, कि भाई जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करो और गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करो। इसको 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था। उसके बाद से ये एक टेक्निकल सेंस में बैंक का काम करना इसने बंद कर दिया, क्योंकि इसने जो भी डिपॉजिट्स थे वो एक्सेप्ट करना बंद कर दिए जनरल पब्लिक से, और गवर्नमेंट ने इसको अपनी ओनरशिप में ले लिया कम्प्लीटली। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। उसमें कौन कौन होते हैं, उसमें मेनली होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स। फर्स्ट है एक गवर्नर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। देन देर आर सम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच 10 आर नॉमिनेटेड फ्रॉम वेरियस फील्ड्स and 2 are government officials. Then comes functions of RBI, कि RBI की मेन पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है। सबसे पहले वो एक मॉनेटरी अथॉरिटी है देश की। एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी वो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है और उस इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी करती है, इससे प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। देन इट इज़ ऑल्सो सेंट्रल करेंसी अथॉरिटी। मीन्स करेंसी अथॉरिटी से मतलब ये सोल अथॉरिटी है जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इश्यू करती है और उनको ख़त्म भी करने की पावर इसके पास है। सिर्फ करेंसी एंड कॉइन ऑफ ₹1 एंड इट्स डिनोमिनेशंस ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, बाकी सभी आरबीआई इश्यू करता है। लेकिन ₹1 का और इनके डिनोमिनेशन का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। आफ्टर दैट कम्स इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट what are its functions? It will carry out the banking business of central and state governments, right? जैसे एक्सेप्ट करना रिसिप्ट्स को, पेमेंट्स को करना, मेकिंग ऑफ पेमेंट्स, providing short-term credit, managing public debt, and representing Government of India at international institutions like IMF, World Bank, etc. Further, it is a regulator and supervisor of financial system. इस चीज़ का मतलब क्या है कि ये ब्रॉड पैरामीटर्स सेट करता है, रूल रेगुलेशन सेट करता है, जिसके अंदर में पूरे बैंकिंग सिस्टम को काम करना है। मतलब ये बैंकिंग सिस्टम को ये बताता है कि आपको इस तरह से काम करना है। सपोज इट इश्यूज लाइसेंसेस, ब्रांच का एक्सपेंशन कैसे करना है, एमलगेमेशन यानी मर्जर कैसे करना है बैंक्स का, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, इन सब से रिलेटेड ये पैरामीटर सेट करता है। ऐसा क्यों करता है, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस सिस्टम में बना रहे, जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, प्रमोट हो सके, और एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें।
After that it is also bankers bank, or it is lender of last resort. It means ये बैंक्स को, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको टेम्परेली अगर फंड्स की ज़रूरत है तो आरबीआई उनको फंड्स प्रोवाइड करवाता है। कंडीशन ये है कि वो अपने बाकी जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हों। देन फाइनली इट इज़ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और क्रेडिट को? बैंक रेट के थ्रू, सीआरआर के थ्रू, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये सब क्या है, इनके बारे में हम आगे बाद में अलग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द, इस बारे में क्वेश्चन है कि बैंक रेट में अगर इंक्रीज होता है, बैंक रेट को अगर बढ़ा दिया जाता है, सपोज 4% से 5% कर दिया गया, तो उस चीज़ का क्या मतलब होता है, ऐसा क्यों किया गया? ए, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी बाजार की ब्याज दर है उसमें गिरने की संभावना है, राइट। सेकंड, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। थर्ड, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी। फोर्थ, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन टाइट मनी पॉलिसी। इस पॉइंट पे आप पॉज करें, फिर से क्वेश्चन को पढ़ें, अपने कंसेप्ट को सोचें दोबारा से, एंड देन मार्क योर आंसर समवेयर। तो बैंक रेट अगर बढ़ा दिया जाता है उसका मतलब ये है कि भाई जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इस चीज़ को हैंडल करता है। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो एक टाइट मनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, यानी जो भी पैसा है, मुद्रा है, उसकी कमी आए, यानी उसको टाइट किया जाए, उस वो इजीली मतलब सप्लाई ना हो उस चीज़ की। इस चीज़ को समझते हैं। बैंक रेट क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है इस चीज़ का क्वालिटेटिव कंट्रोल करना, इस चीज़ पे कंट्रोल, जो भी मनी सप्लाई है और क्रेडिट है उस पे कंट्रोल करना। टेक्निकल वे में ये एक इंटरेस्ट रेट है जो, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई फंड्स लैंड करता है, किसको? जो भी डोमेस्टिक और कमर्शियल बैंक्स हैं उनको, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स विदाउट एनी कोलेटरल और सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी, बिना किसी कोलेटरल के जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को फंड्स देता है, एक इंटरेस्ट रेट जो ऑलरेडी तय किया जाता है आरबीआई के द्वारा। सपोज करंटली जो अभी बैंक रेट चल रहा है वो 6.5% है 2024 में। तो इस रेट पे जो भी आरबीआई है वो डोमेस्टिक बैंक्स को फंड्स देगा अगर उनको ज़रूरत होगी तो। अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? बैंक रेट बढ़ा दिया मतलब आरबीआई जो भी इंटरेस्ट रेट लगाएगा फंड्स पे वो ज़्यादा होगा, तो इट विल लीड्स टू डिक्लाइन इन बैंक्स बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई और इंक्रीज इन बैंक्स लेंडिंग रेट टू पीपल। यानी बैंकों के पास जो भी बैंक्स की बोरोइंग है वो डिक्लाइन हो जाएगी आरबीआई से, और इंक्लाइन हो जाएगा किस चीज़ में? बैंक्स की लेंडिंग रेट में टू पीपल, यानी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देंगे। उससे क्या होगा? लोग पैसा लेना कम कर देंगे, तो पैसा लेना कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है किसको? कस्टमर्स को, राइट। अगर बैंक ने, एक बार फिर से देखते हैं इसको, आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, किस पे? बैंक रेट बढ़ा दिया, तो बैंक रेट बढ़ाने से मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स फंड्स टू डोमेस्टिक और कमर्शियल बैंक्स, ये जो भी बैंक्स आरबीआई से पैसा लेंगे वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो वो उस सिचुएशन में कम पैसा लेंगे आरबीआई से। अगर वो आरबीआई से कम पैसा लेंगे तो उनके खुद के पास भी कम पैसा होगा, तो कम पैसे की सिचुएशन में वो जो कस्टमर बैंक में आएगा, अगर वो लोन लेता है या पैसे विड्रॉल लेता है, तो उस सिचुएशन में उनके पास देने के लिए पैसा कम होगा, तो वो लेंडिंग रेट को
बढ़ा देंगे, वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे लोन्स वगैरह पे। इन दैट सिचुएशन जो कस्टमर है वो उस चीज़ को अवॉइड करेगा कुछ टाइम के लिए, देन मनी सप्लाई डाउन आ जाएगी। देर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू पे ऑन ए पर्टिकुलर डेट। अगर बैंक ने पैसा लिया है बैंक रेट पे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि भाई आपको इसी डेट को रिटर्न करना है। आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 49 है वो उसके अकॉर्डिंग बैंक रेट पब्लिश किया जाता है, आरबीआई पब्लिश करता है। यूजुअली ये बाई मंथली अनाउंस किया जाता है मॉनेटरी रिव्यू के दौरान। इसके अलावा एक टर्म और है रेपो रेट और रिपर्चेज रेट। ये क्या है? अप्लाइड टू सेंट्रल बैंक्स रिपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। जो सेंट्रल बैंक रिपर्चेज करता है सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक से, जो कमर्शियल बैंक्स सिक्योरिटी मतलब बेच रही हैं उससे, उस पे अप्लाई ये होता है रेपो रेट। रिपर्चेज रेट मतलब किस चीज़ को दोबारा से खरीदना। अप्लाइड टू सेंट्रल बैंक्स रिपर्चेज, अगर जब सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ बेच रखी हैं कमर्शियल बैंक्स को, जब सेंट्रल बैंक उनको रिटर्न में ख़रीदता है तो उस टाइम ये रेपो रेट अप्लाई होता है। इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव है क्या कि जो भी मनी सप्लाई और क्रेडिट है उसको रेगुलेट करना, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है बैंक रेट से। कैसे? इसमें कोलेटरल की ज़रूरत होती है, यानी एक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बॉन्ड वगैरह या एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका जो रेट है वो लोअर होता है बैंक रेट से। और ये डायरेक्टली जो कस्टमर्स हैं उनको इम्पेक्ट नहीं करता जैसे बैंक रेट करता है, और ये मेनली डील करता है सिक्योरिटीज से, वेयर एज बैंक रेट डील्स विद लोन्स। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। इस बारे में क्वेश्चन है डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में, कि भी डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ क्यों होता है, इस चीज़ के लिए, कौन से मतलब जो भी रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जाते हैं उनका क्या पर्पज़ है। ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए। बी रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। सी एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए। डी रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, विदेशी ऋण को कम करने के लिए। देन इन दिस सिचुएशन करेक्ट आंसर इज ए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेन इसका यूज़ होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है ये देखते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक प्रोसेस है किस चीज़ की? फंडिंग की। प्रोसेस ऑफ फंडिंग द डेफिसिट, यानी किसी जो डेफिसिट है बजट में जो कमी आई है, राइट, जो भी रेवेन्यू का डेफिसिट हुआ है उसको फंड करना। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रेवेन्यू, जब सरकार का खर्चा उसकी इनकम से रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो एक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। उस डेफिसिट को फाइनेंस करना डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है। इसका मेन मकसद क्या होता है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जाए, क्यों? ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। अगर वार वगैरह हो रखा है तो उस टाइम जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको पूरा किया जाए, और इकोनॉमी को डिप्रेशन के दौरान बाहर निकाला जाए, उसको स्टेबल बनाया जाए। कैसे की जाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या क्या सोर्सेज हैं उसके? उसके मेनली 4 सोर्सेज हैं। पहला है एक्सटर्नल एड्स और ग्रांट्स, ये सबसे बेस्ट वे माना जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। इसमें क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वहाँ से फंडिंग एड वगैरह ली जाती है, उनकी कुछ कंडीशनैलिटीज़ होती हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल बोरोइंग्स, ये सेकंड बेस्ट वे है अगर इंटरेस्ट रेट सस्ता हो और लॉन्ग टर्म हो, इन दैट सिचुएशन ये सेकंड बेस्ट है। देन ये बेटर है किससे? इंटरनल बोरोइंग से। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फॉरेन करेंसी आती है, और ये प्रिवेंट करता है किस चीज़ को? क्राउडिंग आउट इफेक्ट को। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब कि अगर गवर्नमेंट इंटरनली बोरो करती है तो जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो कहाँ से बोरो करेंगे? उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये उस सिचुएशन को अवॉइड करता है, ताकि सरकार ही बाहर से बोरो कर ले, जो देश में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए करेंसी और इन्वेस्टमेंट बची रहे। देन इंटरनल बोरोइंग थर्ड जो बेस्ट वे है। इंटरनल बोरोइंग कहाँ से होगी? बैंक वगैरह से होगी।
ये किस चीज़ को, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स पे। एंड वन फाइनल वे इज़ प्रिंटिंग करेंसी, ये सबसे लास्ट रिजॉर्ट है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। आफ्टर दैट कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो कैपिटल अकाउंट है इनमें से कौन कौन सा उसका पार्ट है। ऑलरेडी हमने जो बात की थी कहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में क्वेश्चन आया है कि भाई कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से पार्ट हैं, फॉरेन लोन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंसेज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइवेट रेमिटेंसेज इसका पार्ट नहीं है, बाकी सभी इसका पार्ट हैं। इन दैट सिचुएशन करेक्ट आंसर इज बी। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल से डिस्कशन हो चुका है, आप क्वेश्चन 1 को फिर से देख सकते हैं उसके एक्सप्लेनेशन को। यहाँ हम बात करते हैं और जो तीन टर्म्स, कौन सी तीन टर्म्स, जो फॉरेन लोन्स, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंसेज, ये सब दे रखा है, इनके बारे में बात करते हैं। फॉरेन लोन्स क्या हैं, जो भी लोन किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश से लिया गया है उसको फॉरेन लोन कहते हैं। प्राइवेट रेमिटेंसेज क्या है, जो भी नॉन कमर्शियल मनी ट्रांसफ़र है, राइट। कौन से, जो भी लोग किसी एक देश के बाहर देश में काम कर रहे हैं वहाँ पे रहते हुए वो अपने घर पे दोस्तों को, परिवार को जो भी पैसा सेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट रेमिटेंसेज। इंडिया जो है टॉप रिसीवर है प्राइवेट रेमिटेंसेज का, उसके बाद मैक्सिको सेकंड नंबर पे है और चाइना थर्ड नंबर पे है। ये रैंकिंग है एज पर 2022 डाटा। उसके बाद बात करते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक कंपैरेटिव वे में इसकी स्टडी करते हैं कि भाई ये दोनों क्या हैं, क्या इनका मकसद है, क्या इनमें मेन डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट है एफडीआई, देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो एक इंडिविजुअल ने या किसी फिर्म ने की है किसी बिजनेस में या एसेट में, वो बिजनेस या एसेट किसी दूसरे देश में, यानी इंडिया के किसी फिर्म ने या इंडिविजुअल ने किसी दूसरे देश की किसी बिजनेस में, कंपनी में या किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट की, या किसी दूसरे देश के इंडिविजुअल फिर्म ने इंडिया में की, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया के केस में जो टॉप सोर्सेज हैं इंडिया में एफडीआई के, दैट इज़ मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। कौन करता है इस इन्वेस्टमेंट को, कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है या फंड्स हैं। कहाँ पे, फाइनेंशियल एसेट्स में की जाती है, या किसी दूसरे देश के, ये भी दूसरे देश में ही की जाती है लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है, एफडीआई का ऑब्जेक्टिव है कि भाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आए, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसका पर्पज़ है क्विक रिटर्न्स, जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं जल्दी से रिटर्न ले, मार्केट से निकले, इसीलिए इसको फ्लाई बाय नाइट या हॉट मनी भी बोलते हैं। जो भी इन्वेस्टर है उसका अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना कंट्रोल रहता है, एफडीआई के केस में काफ़ी लेवल तक कंट्रोल रहता है, लेकिन एफपीआई के केस में बहुत ही कम या ना के बराबर कंट्रोल रहता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। किस किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की जाती है, एफडीआई के अंडर में जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। इंडिया के केस में जो टॉप सेक्टर्स हैं एफडीआई के, वो हैं सर्विसेज, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और एफपीआई के केस में फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है जैसे बॉन्ड, स्टॉक्स एट्सेट्रा। रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। एफडीआई में रिटर्न्स प्रॉफिट्स के रूप में, डिविडेंड्स के रूप में और कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में होते हैं। एंड इन केस ऑफ एफपीआई रिटर्न्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। रिगार्डिंग पॉलिसी रेगुलेशंस, पॉलिसी कौन बनाता है एफडीआई से रिलेटेड, सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। मेनली जो
FIPB है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, दैट इज़ द मेन अथॉरिटी। और फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस होती हैं, ईजियर एग्जिट एंट्री होती है। किस केस में? FPI के केस में। कौन रेगुलेशन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। देन इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है? FDI से जॉब्स क्रिएट होती हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन FPI से शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, मेनली जो स्टॉक मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट दिखता है। Then comes next question. Consider the following statements. Number 1, inflation benefits the debtors. Number 2, inflation benefits the bondholders. इस चीज़ पे क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन पे। क्या पूछा गया है? इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर, जो डेब्टर्स हैं और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उन पे। क्या ये दोनों को फ़ायदा पहुंचाता है? सिंपल इतना पूछा गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. You can pause it, think over it and mark it. Correct answer in this case is A. यानी सिर्फ जो इन्फ्लेशन है वो बेनिफिट करता है जो भी डेटर्स हैं, यानी ऋणियों को फ़ायदा करता है, ना कि बॉन्ड होल्डर्स को। बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन एक सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइसेस है, राइट। ये प्राइसेस जो जनरल प्राइसेस हैं किस चीज़ के? जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं एक अर्थव्यवस्था में किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी एक लगातार कुछ टाइम तक जो प्राइसेस में वृद्धि होती है गुड्स और सर्विसेज की, जैसे भाई खाने के सब्जियों के प्राइसेस बढ़ गए, हाउसिंग के प्राइसेस बढ़ गए, कपड़ों के प्राइसेस बढ़ गए, दैट इज़ कॉल्ड जनरल प्राइस राइज गुड्स और सर्विसेज किसी इकोनॉमी के अंदर, तो उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, महंगाई बोलेंगे। इसको कौन मेज़र करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कैसे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू इसको मेज़र किया जाता है। क्या कारण है इन्फ्लेशन के? इन्फ्लेशन यूजुअली दो टाइप से होता है कि भाई जब एग्रीगेट डिमांड किसी गुड्स या सर्विसेज की ज़्यादा हो जाए तो उसको डिमांड पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे। यानी उस जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और उसकी अवेलेबिलिटी उतनी है नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। सेकंड क्या है कि भाई कोई गुड्स और सर्विसेज है उसकी सप्लाई डाउन हो गई, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स? इन्फ्लेशन क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वेल्थ को, किससे? क्रेडिटर से डेब्टर को, यानी जो लेंडर है वो सफ़र करता है और जो बोरोवर है वो बेनिफिट उठाता है उस चीज़ का। लेकिन अगर डिफ्लेशन हो तो उसमें उल्टा हो जाता है। इन्फ्लेशन से क्या होता है? जो रियल वैल्यू है डेब्ट की वो कम हो जाती है, तो जो बोरोवर है वो जब रिपे करता है उस डेब्ट को, तो वो जो मनी रिपे करता है उसकी रियल वैल्यू कम होती है उस वैल्यू से जो जिस वैल्यू पे उसने डेब्ट कर्ज लिया था। इन दैट केस एक तरीके से बोरोवर बेनिफिट में रहता है और जो क्रेडिटर है वो नुकसान उठाता है। द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द nominal incomes of individuals, which means they have more money or disposable income in their pockets. That is also another way it benefits borrowers. लैंडिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है? जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक हैं वो एक प्रेशर फील करते हैं हाई लैंडिंग के लिए। एग्रीगेट डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है? राइजिंग इन्फ्लेशन इंडिकेट्स राइजिंग एग्रीगेट डिमांड, लोअर सप्लाई एंड हायर परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। Moving to our next question. Disguised unemployment generally means, disguised unemployment का मतलब क्या है? A. Large number of people remain unemployed. B. Alternative employment is not available. C. Marginal productivity of labor is zero. D. Productivity of workers is low. आप इस पे सोच सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं, देन मार्क योर आंसर।
इस केस में जो ठीक आंसर है दैट इज सी, यानी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। बात करते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्योंकि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमें जानना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, कौन सी, व्हेन दोज विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो भी काम करना चाहते हैं और काम करने के योग्य हैं, उनमें से सिर्फ कुछ को ही काम मिल पाता है। सपोज 100 लोग हैं, वो काम करना भी चाहते हैं और काम करने के योग्य भी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 70 को ही जॉब मिली, 30 को नहीं मिली। देन दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर दोज 30। उन 30 को क्यों नहीं मिली? क्योंकि देर इज़ लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एनफ नहीं है, कम है। फिर बात करते हैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, वो किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फर्स्ट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसमें जितना काम है उससे ज़्यादा लेबर अवेलेबल है, यानी सरप्लस लेबरर्स अवेलेबल है। उस सिचुएशन में क्या होता है, लेबर एम्प्लॉयड इन ए जॉब इज़ नॉट एक्चुअली यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, वहाँ पे जितना काम है उससे ज़्यादा लेबर अवेलेबल है, तो सारी लेबर को काम नहीं दिया जा सकता, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सेकंड इज़ फ्रिक्शनल और फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी दो जॉब्स के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन टू जॉब्स, स्पेशली व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ये टेम्परेरी होती है, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। देन थर्ड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि मिसमैच होना किस चीज़ के बीच में, जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं और जो वर्कर्स अवेलेबल हैं उनकी स्किल्स के बीच में मिसमैच होना, यानी जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो वर्कर्स में अवेलेबल ना होना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये किस वजह से होती है? जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाए, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटराइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उस सिचुएशन में जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उनके लिए दैट इज़ ए काइंड ऑफ, अगर उस वजह से उनकी जॉब चली जाती है, उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप स्किल डेवलपमेंट करें, राइट। देन कम्स साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इन स्लो डाउन और रिसेशन, अगर मंदी आई उस दौरान अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तब वो मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रिसेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। देन अनदर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एनी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अराउंड द ईयर वर्क नहीं मिल सकता, सीजनल काम होता है, बाद के टाइम में जो लेबर है उनके पास काम नहीं रहता, तो वो एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसका सोल्यूशन है मनरेगा जैसी स्कीम्स, ताकि जो ऑफ सीजन है उसमें उनको काम दिया जा सके। आफ्टर दैट कम्स कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। नंबर 1 डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, नंबर 2 टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, नंबर 3 सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, नंबर 4 करेंसी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एसेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिक्विडिटी, इन ये जो एसेट्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लिक्विड यानी मोस्ट लिक्विड कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, एंड देन लास्ट में कौन सा है। अगर आपने लिक्विडिटी का कंसेप्ट पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू मार्केट राइट। लिक्विडिटी मतलब इतनी आसानी से कोई भी चीज़ मार्केट में खरीदी या बेची जा सकती है। इस केस में करेक्ट आंसर है डी, यानी करेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, राइट। देन डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स उससे कम लिक्विड है,
सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक्स और भी कम लिक्विड हैं, और टाइम डिपॉजिट्स जिनको फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं वो सबसे कम लिक्विड है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी है इट रेफर्स टू ए डिग्री टू विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी क्विकली बोट एंड सोल्ड। कितनी जल्दी से कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जा सकती है किसी भी मार्केट में उस टाइम पे जो भी प्राइस लेवल चल रहा है उस पे, यानी उस एसेट को कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विडिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन में पूछा गया, कैश जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि इसको आप जब चाहें जहाँ चाहें यूज कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, जो करंट डिपॉजिट्स होते हैं वो कभी भी विड्रॉ किए जा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, उनके लिए कोई प्रायर नोटिस भी नहीं देना पड़ता। देन कम्स सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक्स and finally time deposits with banks. These are fixed deposits and they can be withdrawn after a particular maturity date, and if you prefer to withdraw them earlier then you will have to pay a penalty. Another important term in this context is liquidity trap. What is liquidity trap? It is a situation in which prevailing interest rates are low, right, and the saving rates are high. That means people are not using money, they are not means buying something, the economic transactions are very low. That makes monetary policy ineffective, right? Moving to our next question, in the context of Indian economy, open market operations refers to, मतलब जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं उसका मतलब क्या है या वो क्या है। ए, बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम आरबीआई। बी, lending by commercial banks to industry and trade. C, purchase and sale of government securities by the RBI. D, none of the above. You can think over it and mark your answer somewhere. Open market operations यानी खुला बाजार प्रचलन, that is right. So in this case correct answer is C, यानी आरबीआई जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद या बेच करता है ओपन मार्केट में, दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। डिटेल से देखते हैं ये क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई। क्या मकसद होता है, ऐसा क्यों करता है आरबीआई? ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है आरबीआई ताकि मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में उसको रेगुलेट किया जा सके। अगर एक्सेस लिक्विडिटी हो रखी है, सपोज देयर इज़ हाई मनी सप्लाई, उस सिचुएशन में क्या करेगा आरबीआई, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल कर देगा किसको, कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए कुछ पेमेंट करेंगे आरबीआई को। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके रिजर्व्स में पैसा कम हो जाएगा, तो उनकी जो क्रेडिट देने की एबिलिटी है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। अगर वो डिक्लाइन हो जाएगी तो वो लोगों को कम पैसा दे पाएंगे, लोगों के पास कम पैसा हुआ देन मनी सप्लाई विल डिक्लाइन। अगर रिवर्स है, मनी सप्लाई लिक्विडिटी कम है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीद लेगा। तो उसके रिटर्न में आरबीआई क्या करेगा, उनको कुछ पैसे देगा। पैसे अगर कमर्शियल बैंक्स के पास आ गए तो उनके पास मतलब पैसा ज़्यादा हो गया, तो वो ईजिली किसी को भी लैंड कर सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। देन इट इज़ कंडक्टेड एज पर डिमांड ऑफ इकोनॉमी, इट हैज़ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और इसका ज़्यादातर यूज़ फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। आफ्टर दैट कम्स priority sector lending by banks in India constitutes the lending to A, agriculture, B, micro and small enterprises, C, weaker sections, D, all of the above. क्वेश्चन किस बारे में है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी जो पीएसएल है, बैंक्स जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करता है, उस कैटेगरी में किस किस को लैंडिंग करनी होती है, यानी कौन कौन से सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। ये सभी सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर।
बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से हैं? प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई एज इम्पोर्टेंट इस चीज़ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर इन सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया तो ओवरऑल देश की ग्रोथ होगी, देश की डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इज़ वन सच सेक्टर। एग्रीकल्चर में सपोज फार्मर्स को लोन दिया जा रहा है किस चीज़ के लिए? सोलर पंप्स इंस्टॉल करने के लिए। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। Which sectors are covered under in this category? Agriculture, micro, small and medium enterprises, housing, education, renewable energy, social infrastructure, startups, export credit, healthcare, loans to weaker sections. Weaker sections कौन कौन से हैं? Scheduled caste, scheduled tribes, self help groups, small farmers, artisans। ये सभी weaker sections की कैटेगरी में है। इस लैंडिंग के दौरान आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मैंडेट्स बैंक्स, क्या आरबीआई बैंक को क्या बोलता है कि भाई आप लैंड कीजिए, जो भी आपके पास फंड्स हैं उनका एक स्पेसिफिक पोर्शंस, कितना पोर्शंस वो आगे बात करेंगे कि भाई आप अपने फंड्स का एक स्पेसिफिक पोर्शंस लैंड कीजिए इन सेक्टर्स को, ताकि इनकी ग्रोथ हो सके और उस ग्रोथ से ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ हो सके। क्या क्राइटेरिया है, यानी क्या प्रोपोर्शन है इस लैंडिंग का? एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, जो भी इंडियन बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, उनको 40% लैंडिंग करनी पड़ेगी इन सेक्टर्स को, जो भी उनके पास फंड्स हैं एक पर्टिकुलर ईयर में। और जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके लिए ये लिमिट 32% की है। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।